एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने बिजनेस स्टडी के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक वीडियो इसके ऊपर पहले ही आ चुकी है, आधा चैप्टर हम उस वीडियो में कर चुके हैं। ये जो सीरीज है बेसिकली आपकी रिवीजन सीरीज होने वाली है। जिन्होंने अपनी प्रेपरेशन अभी तक नहीं करी है वो इस सीरीज को, इस शॉर्ट वीडियोस को देखकर अपना चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला चैप्टर मैंने क्या किया, 2 वीडियोस में कवर किया है। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, ये क्या है सेकंड वीडियो। इसमें हम क्या कर देंगे, अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आधे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्या आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग गोल। अभी हमने क्या देखा था, मैनेजमेंट क्या करती है, सब कुछ करती है। प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइज करती है, कंट्रोल करती है, डायरेक्शन देती है। हमें बेसिकली क्या कर रही है मैनेजमेंट, हमें हेल्प कर रही है कि हम क्या कर पाए, हमारे जो गोल्स है, हमारे जो बिजनेस के गोल है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है, उसको अचीव कर पाए। अचीव करने के लिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही है, एफर्ट्स कर रही है, सबको कोऑर्डिनेशन में लाकर काम करवा रही है, सबको हार्मनी में लाकर काम करवा रही है। तो मैनेजमेंट इवेंचुअली क्या कर रही है, हमें हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प कर रही है। सेकेंड क्या आ जाता है, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। पहले ही हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम है। तो मैनेजमेंट क्या करती है कि हमें हेल्प करती है कि हमारे जो रिसोर्सेज है उनकी वेस्टेज कम से कम हो। अगर आपको याद हो, हमने पहली वीडियो में मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा था, उसमें हमने 2 वर्ड्स देखे थे, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली क्या है, टाइम पे काम करना, कम से कम कॉस्ट लाना। इन्हीं 2 चीजों की हेल्प से ही क्या करती है मैनेजमेंट, वेस्टेज को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। थर्ड आ जाता है मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक एनवायरनमेंट। फिर मैनेजमेंट है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे, हर एक अपने अपने क्या कह सकते हैं कल्चर से आया होगा, हर एक का अपना अपना ट्रेडिशन होगा, हर एक का अपना अपना नेचर होगा, बोलने का तरीका होगा, काम करने का तरीका होगा। डायनामिक लोग हैं, उन डायनामिक लोगों के साथ काम करने के लिए हमें हमारा इन्वायरमेंट भी कैसे चाहिए, डायनामिक इन्वायरमेंट चाहिए। और हमारी जो इकोनॉमी है उसमें पॉलिसीज चेंज करती रहती है, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, वो डायनामिक इन्वायरमेंट भी है। तो मैनेजमेंट हमें सर्वाइव करना सिखाती है कि हमें कैसे हमारे डायनामिक एनवायरनमेंट के साथ चलना है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है ब्रिंग हार्मनी इन वर्क। भी देखिए, अभी मैंने पिछले पॉइंट में क्या बोला, बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट एरिया से आए हुए हैं, रहन सहन, खाना पीना, पहना हर एक का अलग अलग है, ठीक है। काम करने का तरीका भी अलग होगा। अब भी हमें एक गोल अचीव करना है, कोई बोल रहा है हमें ऐसे करना है, दूसरा पर्सन बोल रहा है नहीं मैं तो ऐसे काम करूंगा, ऐसे तो काम होने से रहा। तो मैनेजमेंट क्या करती है, हार्मनी लेकर आती है, सब में एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल लेकर आती है, एक सिंक्रोनाइजेशन लेकर आती है कि सभी लोग क्या करें, मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जहां पर मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है कि हम हमारे बिजनेस के गोल्स को अचीव करें, वहीं पर मैनेजमेंट हमें क्या करती है, जो हमारे पर्सनल गोल्स हैं उनको अचीव करें। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे 3 टाइप के, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या देखा था हमने, हर एक की अपनी अपनी नीड होती है, पैसे को लेकर होती है, सेफ्टी नीड्स होती है, ठीक है, बिलोंगिंगनेस नीड्स होती हैं, तो उनको फुलफिल करने के लिए भी क्या करती है मैनेजमेंट, हमारी हेल्प करती है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट हेल्प करती है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। अब ये क्या है, हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव है, जो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या था, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाएगा, इससे बिल्कुल हो जाएगा। हम और क्या कर सकते हैं, हम उन्हें एक पोल्यूटेड फ्री इन्वायरमेंट दे सकते हैं। हम ऐसा कुछ भी ना करेंगे जिससे हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो, ठीक है, इससे भी क्या होगा, हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो ये थी हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए इंपॉर्टेंस की बात देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई हमारे क्या होते हैं, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में 3 तरह के लेवल्स होते हैं। पहला आ जाता है हमारा टॉप लेवल, सेकंड आ जाता है हमारा मिडिल लेवल, थर्ड आ जाता है हमारा लोअर लेवल।
ये सबसे पहले कौन सा आ गया हमारा टॉप लेवल, ये किसका आ गया हमारा मिडिल लेवल, ये कौन सा लोअर लेवल। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे ना, ये डायग्राम आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करिए। टॉप लेवल थोड़ा छोटा होता है, मिडिल लेवल उससे बड़ा होता है, लोअर लेवल उससे ज्यादा बड़ा होता है। छोटे बड़े का क्या मतलब है, टॉप लेवल में थोड़े कम लोग होंगे, मिडिल लेवल में उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे, लोअर लेवल में सबसे ज्यादा लोग होंगे। लोगों के बेसिस पे, अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे अब हम देखेंगे टॉप लेवल में कौन से पर्सन होते हैं। बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जनरल मैनेजमेंट मैनेजर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, प्रेसिडेंट होता है। ये सारे कौन से लोग हैं जो क्या करते हैं, एक बिजनेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद मिडिल में कौन से आ जाते हैं, बेसिकली हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनके मैनेजर आ जाते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर आ जाएगा, सेल का आ जाएगा, फिनांस का आ जाएगा, मार्केटिंग का आ जाएगा, पर्सनल मैनेजर आ जाएगा। ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनके हेड कहां पर आ जाएंगे, मिडिल लेवल में आ जाएंगे। थर्ड लेवल में कौन से आएंगे, बेसिकली जो सबसे लोअर है ये आएंगे हमारे सुपरवाइजर, सुपरडेंट, फोरमैन, क्लर्क, जो बेसिकली क्या करते हैं, आगे वर्क फोर्स से, लेबर से काम करवाते हैं, जो डायरेक्टली हमारी लेबर से कनेक्टेड होते हैं। तो टॉप अभी हम इसी के साथ, ये तो हमने देख लिया कि टॉप, मिडिल और लोअर में कौन कौन से लोग आते हैं। अभी हम इसी के साथ देख लेंगे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल के फंक्शंस क्या। टॉप लेवल किसी भी, फॉर एग्जांपल आप स्कूल का लेके चलिए, स्कूल का कौन सा होता है, या तो उनकी कोई मैनेजिंग कमेटी होती है, चलो मैनेजिंग कमेटी भी छोड़िए, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या करता है, ठीक है। टॉप लेवल में स्कूल में कौन आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल क्या करता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है, ठीक है, कि कैसे बिजनेस में स्कूल में क्या किया जाए, डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए, ठीक है। कैसे ऐसी कौन सी चीजें लाई जाए, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करवाई जाए कि हमारे बच्चे उनमें क्या करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेही भी किसकी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी किसकी होती है, प्रिंसिपल की होती है। तो बेसिकली टॉप लेवल और प्रिंसिपल में सेम ही है। तो टॉप लेवल क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है, स्कीम्स बनाता है, प्लान्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, अगर बिजनेस में लॉस हो जाए या कुछ भी चीजें हो जाए, कुछ अनहैपनिंग हो जाए, तो उनको क्या करेगा, यही रिस्पॉन्सिबल होगा, उनको जवाब देगा। उसके बाद टॉप लेवल हमारा क्या करता है, बिजनेस के जो इन्वायरमेंट है उनको एनालाइज करता है कि अभी हमारे बिजनेस का इन्वायरमेंट, इंटरनल में ये चीजें चल रही हैं, एक्सटर्नल में ये चीजें चल रही हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चेंज लाने की जरूरत है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजर क्या करता है, जो हमारे टॉप लेवल ने क्या बनाई होती है, पॉलिसीज बनाई होती है, उनको इंटरप्रेट करता है मतलब कि क्या करता है, हमें वो बताता है। उसके बाद ये हमें क्या करते हैं, ड्यूटीज असाइन करते हैं। परचेज मैनेजर क्या करेगा, ड्यूटीज असाइन करेगा जो उसके अंडर काम कर रहे होंगे। सेल्स मैनेजर क्या करेगा, ड्यूटीज असाइन करेगा, रूल्स रेगुलेशन बताएगा, काम बताएगा, टास्क बताएगा कि अभी हमने ये करना है, अभी हमें ये करना है। इसने तो पॉलिसीज बनाकर छोड़ दिया, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किसने करना है, परचेज मैनेजर ने करना है। अभी परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, जो जितने भी सारे हेड डिपार्टमेंट्स के मैनेजर हैं उन्होंने करना है। अभी थर्ड आ जाता है हमारा थर्ड लेवल, लोअर लेवल, जिसमें कौन आ जाते हैं, हमारे सुपरवाइजर, सुपरडेंट, फोरमैन, क्लर्क। बेसिकली ये वो पर्सन है जो हमारे वर्क फोर्स के क्या करते हैं, बिल्कुल कनेक्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, ओवरसी करते हैं हमारी वर्क फोर्स के जो एफर्ट्स होते हैं। ये वर्क फोर्स के साथ क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट में आते हैं। ये कोशिश करते हैं क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, ये कोशिश करते हैं कम से कम कॉस्ट को लाया जाए। बेसिकली सारा काम किसका होता है, इनका होता है। इनका काम होता है सेफ्टी मेजर्स को, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करके चलना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब भी ये दो एरोज हैं, ये इन्होंने बना दिया, जो प्लान्स बनाने, पॉलिसी बना दी, इन्होंने गोल सेट कर दिया, हमारे गोल है। अब भी ये अथॉरिटी को नीचे 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 क्या करते जाएंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे। जब इन लोगों को अथॉरिटी मिलेगी तभी तो ये क्या करेंगे, काम करेंगे। अथॉरिटी मतलब पावर, अथॉरिटी मतलब पावर, बट ये अकाउंटेबिलिटी ऊपर तक जाती जाती है, ठीक है। अगर कुछ गलत हुआ, कुछ भी गलत हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही किसके पास होगी, टॉप लेवल के पास होगी। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, टॉप लेवल होगा। तो होप सो आपको तीनों लेवल समझ आए होंगे। ये प्लान बनाते हैं, ये उनको एग्जीक्यूट करते हैं, ये वर्कफोर्स से क्या करते हैं, काम करवाते हैं, ठीक है। उनमें हार्मनी का कोऑर्डिनेशन वगैरह लेके चलते हैं। अभी हम लेवल्स देखने के बाद अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर हम तीन तरह से देखेंगे, एज अ साइंस, एज आर्ट एंड एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस।
साइंस क्या होती है? साइंस होती है हमारी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो क्या एक्सप्लेन करती है कि कौन सा ट्रूथ है। मतलब अगर आपने देखा होगा, आपने साइंस में बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, प्रिंसिपल पढ़े होंगे, ओम्स लॉ पढ़ा होगा। उसके बाद देर आर सो मेनी लॉज जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आ जाते हैं, इनर्शिया पढ़ा होगा, मोशन लॉ पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें आपने, ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे। अब भी वो हमें क्या बताते हैं कि क्या ट्रुथ है, जो जनरल लॉज हैं उनके ऑपरेशंस, उनके काम करने के बारे में बताते हैं। बेसिकली साइंस क्या, हमारा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो किस पे बेस होते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन के बेस होते हैं। हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तभी हम क्या करते हैं, लॉज को, प्रिंसिपल्स को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी होते हैं। मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी का क्या मतलब है? आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो प्रिंसिपल जो न्यूटन का लॉ, ग्रेविटी का लॉ जहां यहाँ पर जैसे काम करेगा वैसे ही दुनिया के किसी और कोने में भी काम करेगा, तो वो यूनिवर्सली सेम तरीके से अप्लाई होते हैं। अब भी अगर हम देखें साइंस को हमारे मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करें, क्या मैनेजमेंट हमारी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? नो डाउट कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। वैसे मैनेजमेंट क्या है? स्किल होती है। ठीक है, कि अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया कि अगर आपने ये डिग्री नहीं ली तो आप मैनेजर नहीं बन सकते। ठीक है, आप मैनेजर नहीं बन सकते। साइंस क्या कैसे है ना कि आपने डिग्री लेना है, प्रॉपर ऐसे ऐसे करना है, तभी जाकर आप एक साइंटिस्ट बन पाओगे। मैनेजर में अभी ऐसा सच हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं आया, तो हम प्रॉपरली नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। नो डाउट है, नो डाउट कुछ चीजों में है, बट 100% नहीं बोला जा सकता। सेकेंड चीज आ जाता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। क्या मैनेजमेंट में हम जो हमारे प्रिंसिपल बनाते हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेस होते हैं? डेफिनेटली हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो नो डाउट ये फीचर तो हमारी साइंस की मैनेजमेंट में है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेस होते हैं। थर्ड फीचर क्या बोलता है कि प्रिंसिपल साइंस के क्या होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। बट मैनेजर के ऐसे नहीं है। एक मैनेजर जहां पर किसी रूल को, किसी प्रिंसिपल को यहाँ पर अलग तरीके से अप्लाई कर रहा है, वही उन प्रिंसिपल को, उन रूल्स को कहीं और जगह किसी और तरीके से अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिकली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस तो बिल्कुल नहीं है। लाइक 10 to 20% फीचर्स अवेलेबल है, बट नॉट एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ साइंस देखने के बाद अभी हम क्या देखेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्या होती है? आर्ट हमारी एक स्किलफुल नॉलेज होती है जिसमें हम चीजों के क्या पर्सनल एप्लीकेशंस होती है। किस चीज की? एग्जिस्टिंग नॉलेज की, जो हमारे पास नॉलेज है उस चीज की। क्यों? पर्सनलाइज तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं ताकि हम हमारे डिजायर्ड जो भी गोल्स हैं उसको अचीव कर सके। आर्ट बेसिकली आप क्या ले सकते हो? फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइंग ले लो, ठीक है, आप डांस ले लो, आप सिंगिंग ले लो। आपको बता दिया जाता है कि ये सुर ऐसे, ये सुर ऐसे, ये ब्रश ऐसे पकड़ना है, फिर भी आप उसको क्या करते हो? कोई ब्रश को ऐसे पकड़ रहा होगा, कोई ऐसे पकड़ रहा होगा, कोई ऐसे पकड़ रहा होगा। हर एक का पर्सनल एप्लीकेशन होता है हर चीज का। आपको बता दिया जाता है कि ये चीजें ऐसी हैं। अगर आप किसी सिंगर के एग्जाम्पल ले लो, सिंगर को बता दिया जाता है कि ये सुर यहाँ लगेगा, ये सुर यहाँ लगेगा, ये सुर यहाँ लगेगा। हर एक के सुर लगाने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई लोअर में लगाता है, कोई हाई में जाकर लगाता है। पर्सनल एप्लीकेशंस होती है, मतलब हर एक का अपना अपना एक रोल होता है। ठीक है, ये हमारी एक स्किल होती है। तो इसके फीचर्स क्या है? इसमें क्या होती है? थ्योरेटिकल नॉलेज इंक्लूड होती है। नो डाउट मैनेजमेंट में क्या है, हमारी जो आर्ट होती है उसमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, आपको उसकी स्टडी भी करनी पड़ती है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। हर कोई इसे अपने अपने तरीके से अप्लाई करता है। आर्ट किस चीज पे बेस है? प्रैक्टिस पे बेस है, क्रिएटिविटी पे बेस है। जब तक आप उन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसमें माहिर ही नहीं हो सकते। और हर आर्टिस्ट क्या होता है, अपनी अपनी क्रिएटिविटी से अपना अपना नाम कमाता है। ऐसा थोड़ी ना वो ऐसे कर रहा है तो मैंने ऐसे कर लिया। मैं कौन सी आर्टिस्ट हुई? फिर मैं क्या करूंगी, अपना तरीका, अपनी क्रिएटिविटी उसमें लेकर आऊंगी। अब ये देखते हैं ये तीनों फीचर्स हमारे मैनेजमेंट में है या नहीं है। पहली चीज, मैनेजमेंट एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। डेफिनेटली मैनेजमेंट एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपको उसकी स्टडी करनी पड़ती है। आप +1 में स्टडी कर रहे हो, आप +2 में स्टडी कर रहे हो, इसके बाद आप BBA में जाओगे, MBA में इसको और ज्यादा डेप्थ में जाकर पढ़ोगे। नो डाउट इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको है, देखनी पड़ेगी। सेम एज इट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन। हर कोई मैनेजर रूल्स को, प्रिंसिपल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो ये फीचर भी है मैनेजमेंट में। अब भी हमें चीजों को प्रैक्टिस, इन्होंने क्या बोला कि आर्ट क्या है हमारे, किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है। क्या मैनेजमेंट में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है?
डेफिनेटली है। क्रिएटिविटी कैसे है? अभी क्या, मान लीजिए मैं एक मैनेजर हूँ, मेरे जो लेबर है, वर्कर है, वो बहुत सुस्ती में है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं कैसे मैनेजर हूँ? ये मेरी क्रिएटिविटी होगी कि मैं उन लोगों को कैसे काम में इतना उनका इंटरेस्ट जगाती हूँ, ठीक है, उनको कैसे मोटिवेट रखती हूँ, ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये मेरी माइंड की थिंकिंग होगी। अब प्रैक्टिस कैसे? मुझे पता चल गया एक चीज मैंने ऐसी की, उसमें मेरे को क्या हुआ, नुकसान हुआ, आगे मैं अब उसको क्या करूंगी, और अच्छे से कोशिश करूंगी। अगली बार किया, थोड़ी सी कम नुकसान हुआ, उसके बाद तीसरी बार किया तो और कम नुकसान हुआ, चौथी बार मुझे नुकसान हुआ ही नहीं। ये क्या है, मैंने प्रैक्टिस करी ना, धीरे धीरे अपने आप में क्या किया, चेंजेस लाए, सुधार लाए। तो नो डाउट मैनेजमेंट तो इसी पे बेस्ड है। तो नो डाउट आर्ट के तीनों फीचर्स किसमें अवेलेबल है? मैनेजमेंट में अवेलेबल है। सो हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट डेफिनेटली है। मैनेजमेंट एज एन साइंस देख लिया, एज आर्ट देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन में कौन सी फीचर्स होती है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। नो डाउट प्रोफेशन क्या, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। कैसे है? आप कोई भी प्रोफेशन उठा लो, टीचिंग उठा लो, डॉक्टर उठा लो, हर एक को अपने अपने प्रोफेशन में क्या है, नॉलेज है। कोई ऐसे थोड़ा ना मुंह उठकर खड़ा हो जाएगा और बोलेगा जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं लॉयर हूँ। नो डाउट हर एक प्रोफेशन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। सेकंड, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। वही चीज पहले वाला लगा लो, कोई भी खड़ा होकर नहीं बोल सकता मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं। आपको लॉयर बनने के लिए कुछ ना कुछ एग्जाम तो देने होंगे, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए भी कुछ ना कुछ MBBS करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एग्जाम देना होगा। सेम एज इट इज अगर मैं टीचर प्रोफेशन की बात कर लूँ, हमें भी क्या देने पड़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं, टेट का, नेट का, CET का, CTET का, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हमें आगे आगे लेक्चरर वगैरह के देने पड़ते हैं। तो क्या है, कोई भी ऐसे नहीं खड़ा होकर बोल सकता भी मैं हूं, नहीं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, जो एग्जाम को, उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करेगा वो ही क्या कर सकता है, इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में एंटर कर सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये जो हमारी कह लीजिए, मैंने बोला कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मतलब कुछ लोग हैं जो हमें चूज करते हैं। कैसे चूज करते हैं? वो हमारा एग्जाम लेंगे, वो हमारा इंटरव्यू लेंगे, जैसे भी वो करेंगे, ठीक है। तो एक एसोसिएशन मतलब बनी हुई है, एक पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन है, एक एसोसिएशन है जो हमें क्या करते हैं, चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, दैट वी आर एबल टू डू, और वी आर एबल टू डू द एबल टू फॉलो दैट प्रोफेशन और द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट प्रोफेशन, वी आर एबल टू डू दैट और नॉट, वो हमें डिसाइड करते हैं, हमें सिलेक्ट करते हैं। नो डाउट एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लॉ बने होते हैं। हमारा इसमें मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव, ठीक है। अब भी ये हो गई हमारी फीचर्स, क्या हो गई हमारी प्रोफेशन की। ये फीचर्स अब हम किस में देखेंगे, मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, वही जो मैंने साइंस वाला बोला, 10 to 20% है, ठीक है। लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको कम से कम, अगर आपको नेट का एग्जाम देना है, आपको कम से कम MCOM निकालनी पड़ेगी, उसमें 55% मार्क्स चाहिए। मैनेजर बनने के लिए चाहे वो आपको बोल दें कि MBA कर लो, बट एज सच रिस्ट्रिक्टेड वाली चीज नहीं है, ठीक है। अभी प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, बिना डिग्री के, बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना लाइसेंस के आप एंटर नहीं कर सकते। मैनेजर के लिए सब कुछ भी नहीं है, तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में नहीं एप्लीकेबल होती। नो डाउट मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है, उनका खास कुछ इंप्लीमेंट नहीं है। फोर्थ, कोड ऑफ कंडक्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप डॉक्टरी में देख ले कि हम जांच नहीं करवा सकते कि होने वाला बच्चा गर्ल है या बॉय है, ठीक है, ये एक रूल बना हुआ है, अगर इसको तोड़ेंगे तो हमारा लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो सकता है। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये हो जाएगा, लाइक वेरी स्ट्रिक्टली मोड में कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ आ जाता है हमारा सर्विस मोटिव। नो डाउट बिजनेस में कहीं ना कहीं हमारा मोटिव सर्विस होता है, हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, बट ये सेकेंडरी मोटिव होता है। प्राइमरी वो ही रहेगा हमारा, क्या, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, ठीक है। तो इसकी भी पूरी की पूरी फीचर्स मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। तो मैनेजमेंट एक परफेक्ट, ऐसा हम नहीं बोल सकते मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, मैनेजमेंट एज अ साइंस भी नहीं है एग्जैक्टली, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं है, बट मैनेजमेंट को हम एज अ आर्ट जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी सारी की सारी फीचर्स क्या है, अवेलेबल है। क्लियर? ओके, अभी हमारे इस चैप्टर में क्या बचे हैं, लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हैं। एक टॉपिक बन जाता है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, के देयर आर हमारे कितने होते हैं, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हर एक फंक्शंस के ऊपर एक अलग अलग से चैप्टर है, तो यहाँ पर आप जस्ट एक ओवरव्यू ले लें, इसको हम यहाँ पर ऐसे बहुत ही डिटेल में कवर नहीं करेंगे। प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग बिफोर डूइंग, कुछ काम करने से पहले सोचना, हम व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, हु विल डू इट, लाइक दिस इज द प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ड्यूटीज को हम क्या करते हैं,
हम पर्सन में टास्क को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्टिविटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, असाइन करते हैं उन्हें ड्यूटीज, लाइक तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, राइट पर्सन को राइट टास्क देते हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग होता है। स्टाफिंग क्या होता है, रिक्रूटमेंट करना, भर्ती करना लोगों को कि किस एरिया में किस तरह की नॉलेज वाले पर्सन की क्या होती है, जरूरत होती है। स्टाफिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं कि आपको ये काम ऐसे करना है। फिर कंट्रोलिंग मतलब प्रॉपर चेक करते हैं कि जैसे हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वैसे काम चल रहा है या नहीं। लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक बचता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज। नॉर्मल भाषा में कोऑर्डिनेशन बोलूं तो एक तालमेल बनाकर काम करना, ठीक है। सिंगर ले ले, उसका तालमेल उसके सुरों के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बैठ ही नहीं रहा है तो खाक वो सिंगर, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर मैनेजर का बाकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों के साथ बनी नहीं रही है, उसकी सुनी नहीं रहा है, तो खाक हम हमारे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो कोऑर्डिनेशन क्या होती है, सारी एक्टिविटीज को टुगेदर करना, बिजनेस के जो रिसोर्सेज है उनको एक साथ लेकर आना। अगर हम बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं, कोई यहाँ बिखरा पड़ा है, कोई यहाँ बिखरा पड़ा है, हम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं तो बेचेंगे क्या, बेचेंगे नहीं तो कमाएंगे क्या। बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, इसके बिना हमारी मैनेजमेंट चल ही नहीं सकती। एक मैनेजर फेल है अगर वो कोऑर्डिनेट करना नहीं जान रहा है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक नेसेसरी फंक्शन होता है। नेसेसरी फंक्शन होता है, ये बिजनेस के हर एक लेवल में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बिजनेस के हर एक लेवल में रिक्वायर्ड होता है, हर एरिया में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। हर एक तरह की एक्टिविटी में रिक्वायर्ड होता है। कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी लेकर देख ले, आप जिंदगी छोड़े, आप अपने के ऊपर फोकस लेके देख रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसे पे ध्यान दे रहे हैं, पैसा कमाने पे, एक एस्पेक्ट आपने पकड़ लिया पैसा, आप अपनी हेल्थ नहीं देख रहे, ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप्स नहीं देख रहे, आप अपना आप नहीं देख रहे हैं बिल्कुल भी, तो ऐसे तो आप नहीं चल सकते। पैसे के साथ जिंदगी जीना मुश्किल है, तो कोऑर्डिनेशन लगाना पड़ेगा। पैसा भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, रिलेशनशिप्स भी जरूरी है, ठीक है। ऐसी सारी चीजें। तो फीचर्स क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसा तो नहीं है कि कोऑर्डिनेशन अभी हमने कर लिया बाद में इसकी जरूरत नहीं, ये कंटिन्यूस है। सुबह किया कोऑर्डिनेशन, दोपहर को भी हमें काम किया उसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, रात को काम किया उसमें भी क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। परवेसिव है, परवेसिव मतलब इंपॉर्टेंट है, हर एरिया में ये चीज चाहिए चाहिए, इसके बिना हम कोई भी काम, कोई भी एरिया, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी बिजनेस चला ही नहीं सकते। ये इंटीग्रेट करके चलता है। जो ग्रुप ऑफ एसेट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एफर्ट्स होते हैं, बहुत सारे वर्कर हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है, किसी तरफ जा रहा है, ऐसे नहीं हमारा बिजनेस का कोई भी गोल अचीव होगा। वो जितना भी काम कर रहे हैं, जितने भी एफर्ट्स ले रहे हैं, उसको कंबाइन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तब भी हम किसी चीज पे, किसी रिजल्ट पे, किसी चीज पे फोकस, अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो 2 वीडियोस में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।